आज हम कक्षा 11 के अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप लोग अध्याय 3 में वनस्पति जगत या पादप जगत किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पेड़ पौधों का अध्ययन करने के बाद जो अगला चैप्टर है, चैप्टर 4, उसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम प्राणी जगत या किंगडम एनिमेलिया के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो एनिमल्स हैं, प्राणी हैं, उनको किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें प्राणियों के वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हम क्यों प्राणियों को अलग अलग समूहों में बांटने के बाद उनका अध्ययन करते हैं। क्या हम सीधे प्राणियों का अध्ययन नहीं कर सकते? प्राणियों का जब हम वर्गीकरण करते हैं, क्योंकि प्राणियों जो है उनकी संख्या बहुत अधिक है। हमारी पृथ्वी पर बहुत ही सारी प्रजातियों के प्राणी पाए जाते हैं। उनको हम वर्गीकृत इसलिए करते हैं ताकि उनके अध्ययन में हमें सुविधा हो सके। उनको उनके लक्षणों के आधार पर जो भी जीव समान लक्षण वाले होते हैं, उन सभी को एक समूह में वर्गीकृत कर दिया जाता है। सभी समान लक्षण वाले जीवों को हम उनके लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों में बांट देते हैं, जिसके कारण उनका अध्ययन करने में हमें सुविधा होती है। और एक सुविधा इससे ये भी होती है कि जब भी किसी नई जाति की खोज होती है तो उसे उसके लक्षणों के आधार पर उसे हम प्राणी जगत में एक उचित स्थान प्रदान कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्राणियों को किस किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण का आधार प्राणियों के बाहरी लक्षण भी होते हैं और प्राणियों के आंतरिक लक्षण भी होते हैं। कई लक्षणों को ध्यान में रखकर उन्हें वर्गीकृत किया जाता है, जैसे उनका बाह्य आकार, आकृति, उनमें किस प्रकार की सममिति पाई जा रही है, उनकी आंतरिक संरचना, उनमें देह गुहा किस प्रकार की पाई जा रही है। ये सभी कुछ गुण होते हैं जिनके आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण किया जाता है। तो सबसे पहली जो चीज ध्यान देने योग्य होती है वो है सममिति, कि प्राणियों के शरीर में किस प्रकार की सममिति पाई जाती है। तो प्राणियों में हमें 3 प्रकार की सममिति देखने को मिलती है। सबसे पहला होता है असममित, अरीय सममिति और द्विपार्श्व सममिति। सबसे पहला प्रकार है असममित या एसिमेट्रिकल। असममित जीव हम किन्हें कहेंगे? ऐसे जीव जिन्हें हम किसी भी केंद्रीय अक्ष से काट दें, शरीर के कोई भी हम ऐसे 2 हिस्से कर दें, किसी ऐसी रेखा से उनके शरीर को बांटे जो उनके केंद्र से होकर गुजरती हो। तो चाहे हम उन्हें किसी भी केंद्रीय रेखा से बांट दें, उनका शरीर 2 बराबर और समरूप, 2 बराबर और 2 ऐसे हिस्सों में कभी भी नहीं बंट सकता जो हिस्से देखने में बिल्कुल एक जैसे हों। ऐसे प्राणियों को हम असममित या एसिमेट्रिकल कहते हैं। जैसे स्पंज, इस संघ के स्पंज सभी संघ पोरीफेरा में आते हैं। स्पंजों में असममिति पाई जाती है। स्पंजों को कभी भी हम केंद्र से काटने पर 2 बराबर एक जैसे दिखने वाले हिस्सों में नहीं बांट सकते। इसके बाद दूसरी सममिति होती है अरीय सममिति या रेडियल सिमेट्री। अरीय सममिति क्या होती है? जब हम प्राणी को उसके केंद्र से गुजरने वाली किसी रेखा से काटें तो
रेखा से अगर हम काट दें तो उसका शरीर दो बराबर और एक जैसे दिखने वाले हिस्सों में बट जाए, उसे अरीय सममिति कहा जाता है। इस प्रकार की सममिति नाइडेरिया संघ के जंतुओं में पाई जाती है। इसके बाद अगली है द्विपार्श्व सममिति, बाइलैटरल सिमेट्री। ये उच्च श्रेणी के जीवों में पाई जाती है, अधिक विकसित जीवों में पाई जाती है। द्विपार्श्व अर्थात जब हम प्राणी के शरीर को केंद्र से गुजरने वाली किसी एक रेखा से काटें तो उसका शरीर दो बराबर एक जैसे दिखने वाले हिस्सों में बट जाए, लेकिन केवल किसी एक अक्ष से ही काटने पर दो हिस्से होंगे। उसके अतिरिक्त चाहे हम जहां से भी शरीर को काटें, शरीर के दो बराबर हिस्से कभी नहीं होंगे। जैसे उदाहरण हम ले लें मनुष्य। मनुष्य में क्या होता है, केंद्र से गुजरने वाली एक रेखा, यदि हम मनुष्य के शरीर को इस रेखा से काटें तो शरीर दो बराबर हिस्सों में बट जाएगा और शरीर का इधर का दायां हिस्सा और बायां हिस्सा बाहर से देखने में बिल्कुल एक जैसा होगा। जो शरीर के दो हिस्से होंगे, दोनों हिस्सों में समान रूप से अंग पाए जाएंगे, जैसे एक कान, एक हाथ, एक पैर। शरीर के बीच से इस अक्ष से जब काटते हैं हम शरीर को, तो शरीर के जो दो हिस्से होंगे वो देखने में बिल्कुल एक जैसे होंगे। उसके अतिरिक्त यदि हम शरीर को किसी भी अक्ष से काटते हैं तो शरीर दो बराबर हिस्सों में नहीं बटेगा। यदि हम शरीर को इस दिशा में क्षैतिज दिशा में काटें तो शरीर के दो हिस्से तो हो जाएंगे, लेकिन वो हिस्से देखने में एक जैसे नहीं होंगे। एक हिस्से में हम यहाँ से अगर शरीर को काटेंगे तो एक हिस्से में हाथ आएंगे और दूसरे हिस्से में केवल पैर आएंगे, तो ये जो दोनों हिस्से हैं वो समरूप नहीं कहलाएंगे, एक जैसे नहीं होंगे। तो हम द्विपार्श्व सममिति उसे कहते हैं जब केवल कोई एक केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा शरीर को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। अब इसके अतिरिक्त वर्गीकरण आंतरिक संरचना के आधार पर किया जाता है। इसमें जैसे मनुष्य का पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, देह हुआ, कई सारे लक्षणों को ध्यान में रखा जाता है। आइए चर्चा करते हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में। परिसंचरण तंत्र आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। परिसंचरण तंत्र में वो अंग आते हैं जो हमारे शरीर में रुधिर के परिसंचरण में भाग लेते हैं। रुधिर जिन अंगों की सहायता से एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचता है। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है और इस आधार पर भी जीवों को बांटा गया है। सबसे पहला प्रकार खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र हम उसे कहेंगे जब जो रुधिर होता है वह पूरे शरीर में भरा होता है। शरीर के जो ऊतक हैं, अंग हैं, कोशिकाएं हैं, वो रुधिर में डूबी रहती हैं। रुधिर के परिवहन के लिए कोई भी विशिष्ट नलिका या फिर धमनी, सिरा इस प्रकार की कोई संरचना नहीं पाई जाती है। अंग, ऊतक, कोशिका सब रुधिर में डूबे रहते हैं। ऐसे परिसंचरण तंत्र को हम खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र यह उच्च श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। जब हृदय से रुधिर बहता है, हृदय से दूसरे अंगों तक रुधिर पहुंचता है, तो रुधिर के पहुंचने के लिए बंद नलिकाओं के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे धमनी, सिरा, केशिका। जो रुधिर बहता है इन नलिकाओं के अंदर ही बहता है। शरीर के सारे अंग रुधिर में डूबे हुए नहीं होते हैं। तो इस आधार पर भी जीवों को वर्गीकृत किया गया है। जैसे खुला परिसंचरण तंत्र संघ आर्थ्रोपोडा के जीवों में पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र उच्च श्रेणी के जीवों में पाया जाता है, जैसे संघ एनीलिडा और मनुष्य जिस संघ में आता है अर्थात संघ कॉर्डेटा, उसमें भी बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र ही पाया जाता है। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। इसके बाद के जो अगले लक्षण हैं और जीवों के प्रमुख संघ हैं उनके बारे
थैंक यू।